दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आयुष मंत्रालय भारत सरकार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है। 2. इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यानी FSS अधिनियम के तहत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में की गई है। 3. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 1/3 महिलाएं होती हैं। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। 2. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक की नियुक्ति विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है D। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है। 2. केंद्र सरकार उर्वरक निर्माताओं को बिक्री की लागत के आधार पर यूरिया पर राज्य सहायता यानी सब्सिडी का भुगतान करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है A केवल 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश क्लस्टर युद्ध सामग्री अभिसमय के हस्ताक्षर करता है? 1 भारत, 2 रूस, 3 यूक्रेन या फिर 4 पाकिस्तान। तो दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना था। ऑप्शन है A केवल 1 और 3, B केवल 1, 3 और 4, C केवल 3 और 4 या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है D। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महावीर का जन्म वज्जी राज्य में हुआ था। 2. संथारा की प्रथा जैन धर्म का एक हिस्सा है। 3. उच्चतम न्यायालय ने संथारा की प्रथा को एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास घोषित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो सही जवाब है ऑप्शन A। अगला प्रश्न, वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। 2. यह संधि प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र से संबंधित मुद्दों पर काम करती है। 3. यह वर्ष 2028 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने का प्रयास करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 या फिर D केवल 1। तो इसका सही जवाब है विकल्प C। अगला प्रश्न, इस्केमिक स्ट्रोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये आमतौर पर रक्त के थक्के के कारण होता है जो मस्तिष्क में रक्तवाहिका को अवरुद्ध या प्लग कर देता है। 2. यह मस्तिष्क आघात यानी ब्रेन स्ट्रोक का अधिक असामान्य प्रकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन A। अगला प्रश्न, भारत में निकासी मिशन या स्वदेश वापसी यानी इवैक्यूएशन मिशन के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एयर इंडिया ने 1990 के कुवैत एयरलिफ्ट में अब तक के सबसे बड़े हवाई निकासी मिशन को अंजाम देने के लिए खुद को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। 2. भारत सरकार ने लीबिया में फंसे 15,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन सेफ होमकमिंग शुरू किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन C। अगला प्रश्न, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। 2. इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 3.
लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज के रूप में भारत की स्थिति पिछली रिपोर्ट के बाद से दूसरी बार आंशिक रूप से मुक्त रही। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी केवल 2। तो सही उत्तर है विकल्प ए। बढ़ते हैं रिकैप सेशन के 10वें और अंतिम प्रश्न पर। महाशिवरात्रि के अवसर पर एक साथ 11 लाख से अधिक मिट्टी के दीप जलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है? ए उज्जैन, बी हरिद्वार, सी वाराणसी या फिर डी प्रयागराज। तो सही उत्तर था ऑप्शन ए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हमने आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। 2. महासभा के अध्यक्ष को विधानसभा द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 3. महासभा के सभी निर्णय साधारण बहुमत से पारित होते हैं। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए केवल 1। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने के लिए 141-5 यानी 35 परिहार की संख्या से किए गए मतदान में भाग नहीं लिया है। गौरतलब है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्शकारी, नीति निर्धारणकर्ता और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय बन गया है। इसलिए कथन 1 सही है। शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश और बजटीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। महासभा का अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष विधानसभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की। तो हाल ही में खबरों में रहा केस्लर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जापानी एन्सेफलाइटिस, बी फार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देना, सी अंतरिक्ष में फैले मलबे से या फिर डी एक्वाकल्चर में केज कल्चर से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अंतरिक्ष में फैले मलबे से। हाल ही में एक रॉकेट के अपशिष्ट चंद्रमा से टकराए हैं। हालांकि इस पर चर्चा तेज हो गई है कि यह रॉकेट अपशिष्ट किस देश का है। गौरतलब है कि स्पेस डेब्रिस ऐसी कृत्रिम सामग्री होती है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही होती है, लेकिन मौजूदा समय में निष्क्रिय होती है। अंतरिक्ष का मलबा अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकियों के निरंतर उपयोग के लिए एक वैश्विक खतरा बन गया है, जो संचार, परिवहन, रिमोट सेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करते हैं। केस्लर सिंड्रोम एक ऐसी परिघटना है जिसमें पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में कबाड़ की मात्रा उस स्तर तक पहुंच जाती है जहां यह अधिक से अधिक अंतरिक्ष मलबा बना देता है। इससे उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन योजनाकारों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बोको हराम उत्तरी नाइजीरिया में एक उग्रवादी समूह है। 2. बोको हराम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है नींव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दरअसल हाल ही में क्षेत्र से सशस्त्र गिरोहों को खदेड़ने के लिए चलाए गए एक सुरक्षा अभियान के दौरान नाइजीरिया में कम से कम 200 बंदूकधारियों को मार गिराया गया। बोको हराम उत्तरी नाइजीरिया में उग्रवादी समूह है जिसने हजारों लोगों की हत्या की है और 30 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित होने को मजबूर किया है। इसलिए कथन 1 सही है। बोको हराम का अर्थ है पश्चिमी शिक्षा निषिद्ध है। इस समूह की स्थापना 2002 में हुई थी। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस समूह का प्रारंभिक घोषित इरादा नाइजीरिया में भ्रष्टाचार और अन्याय को उखाड़ फेंकना था, जिसके लिए उसने पश्चिमी प्रभावों को दोषी ठहराया था और इसका इरादा शरीयत या इस्लामी कानून लागू करना था।
2015 में इस समूह ने इराक और लेवेंट में इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा का वचन दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। 1. बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना। 2. आंध्र प्रदेश 24x7 विद्युत आपूर्ति। 3. गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना। 4. पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना। उपर्युक्त परियोजनाओं को निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया गया है? विकल्प है ए, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, सी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी आईबीआरडी, या फिर डी, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक यानी एआईआईबी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चीन के समर्थन से बने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी ने यूक्रेन में मौजूदा संघर्ष के मद्देनजर रूस और बेलारूस से संबंधित सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है और वह स्थिति की समीक्षा कर रहा है। एआईआईबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। भारत 2016 में एआईआईबी के 57 संस्थापक सदस्यों में शामिल था। यह चीन के बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। एआईआईबी ने भारत में ऊर्जा, परिवहन और पानी जैसे कई क्षेत्रों में वित्तीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें शामिल है बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना, आंध्र प्रदेश 24x7 बिजली की आपूर्ति, गुजरात ग्रामीण सड़क परियोजना, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना का तीसरा चरण और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। 2. यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। 3. सिगुरहल्ला नदी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व यानी एमटीआर से होकर बहती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ग्रीष्म ऋतु शुरू होते ही वन विभाग नीलगिरी में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व यानी एमटीआर में सिगुरहल्ला नदी के किनारे जल स्तर की निगरानी कर रहा है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, का हिस्सा है, इसलिए कथन 2 सही है। सिगुरहल्ला नदी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व यानी एमटीआर से होकर बहती है, इसलिए कथन 3 सही है। मुदुमलाई नाम का अर्थ है प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला। वास्तव में यह लगभग 65 मिलियन वर्ष पुराना रिजर्व है जब पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आल्प्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आल्प्स मध्य और भूमध्य सागरीय यूरोप के बीच एक अंतरक्षेत्रीय पर्वत प्रणाली है। 2. माउंट एकांकागुआ आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दरअसल आल्प्स एक विखंडित पर्वत श्रृंखला का एक छोटा खंड है जो उत्तरी अफ्रीका के एटलस पर्वत से दक्षिणी यूरोप और एशिया में हिमालय से परे तक फैला है। आल्प्स एक इंटरजोनल पर्वत प्रणाली या मध्य और भूमध्य सागरीय यूरोप के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है, इसलिए कथन 1 सही है। माउंट ब्लांक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एकांकागुआ दक्षिणी एंडीज पर्वत में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आपको बता दें कि अल्पाइन क्षेत्र में 8 यूरोपीय देश शामिल हैं। वो हैं ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लिक्टेनस्टीन, मोनाको, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न, ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 2. यह वोल्गा नदी पर काखोवका जलाशय के तट पर स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है विकल्प ए।
दरअसल यूरोप में ज़ैपोरिज़िया संयंत्र के बाहर रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई के दौरान एक प्रशिक्षण भवन में आग लग गई। ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा स्टेशन एनरहोदर यूक्रेन में है। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और दुनिया के 10 सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है, इसलिए कथन एक सही है। यह संयंत्र दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में एनरहोदर शहर के पास नीपर नदी पर खाकोवका जलाशय के तट पर स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह संयंत्र देश की कुल बिजली का लगभग आधा हिस्सा परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न करता है और यूक्रेन में उत्पन्न होने वाली कुल बिजली का 5वां हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न, फाजिल्का ड्रेन हाल ही में खबरों में रहा। ये निम्नलिखित में से किस नदी में बहता है? ए सतलुज, बी ब्यास, सी सिंधु या फिर डी झेलम। तो सही जवाब है ऑप्शन ए सतलुज। दरअसल पाकिस्तान ने भारत को आश्वासन दिया है कि सतलुज में फाजिल्का ड्रेन के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयां की जाती रहेंगी। इस्लामाबाद में 1 से 3 मार्च को आयोजित स्थायी सिंधु आयोग यानी PIC की 117वीं बैठक के दौरान यह आश्वासन दिया गया था। PIC में दोनों देशों के सिंधु आयुक्त शामिल हैं। इस बैठक के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जहां भारतीय पक्ष ने बताया कि उसकी सभी परियोजनाएं 1960 की सिंधु जल संधि के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से अनुपालन कर रही हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज तैयार किया है। 2. ऐसा पोक्सो एक्ट के प्रावधान के तहत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। दरअसल लैंसेट द्वारा हाल ही में जारी एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में 19 लाख बच्चों ने अपने माता पिता या देखभाल करने वालों को कोविड-19 के कारण खो दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता पड़ने वाले बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज या कोविड केयर लिंक तैयार किया है, इसलिए कथन 1 सही है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 109 के तहत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आयोग का यह पोर्टल उन बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग तंत्र के उद्देश्य से बनाया गया है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। जिन बच्चों ने पारिवारिक समर्थन खो दिया है या निर्वाह के किसी भी प्रत्यक्ष साधन से अछूते हैं, वे किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(14) के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में बनाया गया था। 2. हेग में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में इसकी बैठक होती है। 3. संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का हिस्सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 या फिर डी केवल 1। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी केवल 1। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में भारत ने यूक्रेन में हिंसा की तत्काल समाप्ति और शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 47 सदस्य देशों से बनी है। इस परिषद के सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 193 सदस्यीय निकाय है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को बनाई गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में इसकी बैठक होती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के 10वें और अंतिम प्रश्न की। मेकेदातु परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित है। 2. इसे पहली बार 2017 में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2,
सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मेकेदातु परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार की खिंचाई करते हुए निर्देश दिया कि फ्रीडम पार्क को छोड़कर विरोध प्रदर्शन के लिए किसी अन्य स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मेकेदातु परियोजना कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति करना है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है। इसे पहली बार 2017 में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमोदन का इंतजार है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमोदन मिलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य का 63% वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। 2018 में तमिलनाडु ने इस परियोजना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, भले ही कर्नाटक ने माना हो कि यह परियोजना तमिलनाडु में पानी के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस ऑपरेशन ने खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने में मदद की। 2. ऑपरेशन मेटल का संबंध हरमिंदर साहिब परिसर पर आक्रमण से था। 3. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG एक संवैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। तो विकल्प है A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।